7th क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 पढ़ा था, तो आई होप आपने उसका वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसर्ग। ये तो आप सभी जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर एक नए शब्द को निर्मित करते मतलब बनाते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे ही जुड़ते हैं। यद्यपि हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नए नए विचारों के लिए प्रतिदिन भाषा में नए नए शब्द निर्मित होते रहते हैं। भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित न जाने कितने शब्दों का निर्माण किया है और बराबर कर रही है। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की यह प्रक्रिया ही शब्द रचना या शब्द निर्माण की प्रक्रिया कही जाती है। जैसे गुण शब्द से दुर जो है उपसर्ग जोड़कर हम दुर्गुण शब्द बना सकते हैं, और वैसे ही अगर प्रत्यय जोड़ते हैं वान लगाकर गुणवान बना सकते हैं। उपसर्ग के द्वारा शब्द रचना, जैसे प्र जमा योग तो बन गया प्रयोग, अव जमा गुण यानी अवगुण। और प्रत्ययों के द्वारा हम कैसे शब्द रचना करते हैं, जैसे गरीब जमा ई यानी गरीबी, लड़का जमापन यानी लड़कपन। और समास के द्वारा जैसे पुरुष जमा उत्तम पुरुषोत्तम, स्नान जमा गृह स्नान गृह। तो यानी उपसर्ग की रचना हम 3 तरीके, जैसे एक उपसर्गों के द्वारा करते हैं, दूसरा प्रत्यय द्वारा और तीसरा समास के द्वारा। और आप ये भी कह सकते हैं कि उपसर्ग द्वारा नए शब्द कैसे बनाते हैं हम लोग, या उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग भाषा के वे छोटे छोटे खंड या शब्दों के अंश हैं जो शब्दों के आरंभ मतलब शुरू में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। इन शब्दांशों या उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ होता है, परंतु इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र शब्दों की तरह से नहीं किया जा सकता। अब जैसे यहाँ पर देखिए कुछ शब्द आपको दे रखे हैं जिनसे मिलाकर हमने नए शब्दों का निर्माण किया है। जैसे वि जमा देश विदेश, उप जमा वन उपवन, गैर जमा हाजिर गैर हाजिर, आ जमा मरण आमरण, कु जमा पुत्र कुपुत्र, पर जमा दादा परदादा। अब है हमारा उपसर्गों के भेद। उपसर्ग के भेद स्रोत के आधार पर जिस प्रकार शब्दों के तत्सम तद्भव देशज या आगत या विदेशी आदि भेद किए जाते हैं, उसी प्रकार उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। जैसे तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। हिंदी में अनेक उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। संस्कृत से आने वाले इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको। अति, अति ये जो है संस्कृत से आया हुआ है, इसका अर्थ होता है अधिक। और इसके एग्जाम्पल हैं अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्यंत या अधित्यम। अधिका, अध्यक्ष, अधिपति, अधिकार, अध्यादेश या अनु का होता है। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में आने वाला, जैसे अनुसार, अनुमान, अनुराग, अनुभूति या अनुशासन। अप यानी अपशब्द, अपमान, अपशगुन या अपहरण। अभी का होता है सामने या ओर, जैसे अभिमान, अभिनय, अभिप्राय या अभियोग। अब का होता है बुरा, जैसे अवमानना, अवगुण, अवशेष या अवकाश या अवसान। आ का होता है तक, जैसे आगत, आजन, आमरण, आरक्षण या आजीवन। उत का ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे उत्साह, उत्सव, उत्पत्ति, उत्थान, उत्कर्ष या उत्तम। उप का छोटा, निकट या पास में, समीप। उपवन, उपगण
गृह, उपयुक्त या उपदेश। दूर या दुष्ट का होता है दुस्साहस, दुर्बल, दुर्गम, दुर्लभ या दुर्गुण। निर का इसी तरीके से जैसे निश्चल, निर्बल, निर्भय, निर्विरोध, निर्दोष, निर्मल या निर्जीव। ये सब क्या हैं, इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। जैसे परा यानी पराकाष्ठा, पराजय, पराक्रम या परामर्श। परि का होता है परिधि, परिचय, परिणय, परिणाम या परिक्रमा। प्र का प्रकार, प्रयत, प्रबल, प्रयोग, प्रवचन, प्रधान या प्रलय। प्रति का होता है प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रत्येक या प्रतिदिन। सु का जैसे सुमति, सुकरम, सुगम, सुयोग, सुपुत्र या सुबोध। इसका सेकंड आता है हमारा तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग तद्भव शब्दों की ही भांति संस्कृत के तत्सम यानी मूल उपसर्गों से विकसित हुए यानी बने हैं। इनको ही हम हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको, जैसे अन का अनजान, अनपढ़, अनमोल या अनजाना। कु का जैसे कुचाल, कुढंगा, कुपुत्र, कुचक्र। ती का तिगुना, तिपाई, तिपैया या तिराहा। द्वि का दुगना, दुबला, दुमंजिला या दुभाषिया। अध का होता है अधजला, अधपका, अधमरा, अधकचरा या अधखिला यानी कोई चीज़ आदक किया हुआ। औ का होता है जैसे अवगुण या अवघट। नी का निपट, निहत्था, निकम्मा, निपूता या निगोड़ा। पर का होता है जो दूसरी पीढ़ी आती है जैसे परदादा, परनाना, परपोता। भर का जैसे भरमार, भरसक, भरपूर, भरपेट या भरसक। स से अच्छे के अर्थ में जैसे सपूत, सगुन। और बिन में होता है बिन बेहाया, बिन जाने या बिन बुलाया। थर्ड आता है हमारा आगत या विदेशी उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि से हिंदी में आए हैं उन्हें हम विदेशी उपसर्ग कहे जाते हैं। जैसे बा का बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत या बासलीका। बे से बेखबर, बेरहम, बेईमान, बेइज्जत, बेकाबू या बेगुनाह। बद से बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, बदतमीज़, बदबू। खुश से खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू या खुशहाल। गैर का गैर हाजिर, गैर ज़रूरी, गैर कानूनी या गैर जिम्मेदार। ना का होता है नादान, नालायक, नासमझ, नाराज़ या नामुमकिन। ला से होता है लापरवाह, लाचार, लावारिस, लापता या लाजवाब। हम का होता है हमराही, हमसफ़र, हमराज, हमदर्द, हमशक्ल या हमजोली। अब लास्ट हमारा आता है उपसर्गों की ही तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के कुछ शब्द या शब्दांश। कुछ शब्द या शब्दांश संस्कृत में समास रचना में प्रयोग में आते हैं। हिंदी में आकर ये भी उपसर्गों की तरह ही प्रयोग होने लगते हैं। जैसे अ का होता है निषेध, जैसे अपराजित, अभाव, अज्ञान, अनाथ, मतलब जिस चीज़ की कमी होती है। कु का बुरा, जैसे कुदृष्टि, कुपुत्र, कुरूप, कुपात्र या कुकर यानी जो बुरा होता है। और सु का होता है अच्छा, जैसे सुलभ, सुयोग, सुपुत्र, सुपात्र। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा और आप इस ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए चैप्टर की वीडियो देखें।